बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली कशीदगी की तफसीलात बताएंगे। ये सब कुछ क्यों हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान ने क्यों वार्निंग दी सऊदी अरब को, और $1 अरब उनके वापस क्यों कर दिए फौरी तौर पर, और इस सब के पीछे किसका हाथ है और इसका मकसद क्या है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि जो ही पाकिस्तान ने अपना हाथ सऊदी अरब के हाथ से छुड़ाया, अमेरिका ने फौरन ही सऊदी अरब के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया जो बहुत बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। उसके बाद आपको लुबनान में बैरूत पर होने वाले हमले की हकीकत बताएंगे, तफसीलात बताएंगे, और उसके बाद अगला वाक़या जो आज इराक में हुआ और उसके बाद अरब इमारात में हुआ। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। लगता है इमरान खान का और जनरल कमर जावेद बाजवा का सब्र अब ख़त्म हो चुका है। जिस तरह का पाकिस्तान ने लहजा अपनाया है, जिस तरह की शाह महमूद कुरैशी ने धमकी आमेज़ गुफ्तगू की है, वो साफ वार्निंग थी सऊदी अरब के लिए कि अब ये अंदाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और $1 अरब जो सऊदी अरब को वापस किया गया है, उसे आम अल्फाज में मुंह पर मारना कहते हैं। शाह महमूद कुरैशी से कहा गया कि जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन अब पाकिस्तान मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 साल हो गया है हमें कहते हुए कि कश्मीर के मामले पर OIC का इजलास बुलाया जाए, जिसमें सऊदी अरब रोड़े अटका रहा है। 1 साल से कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फिर उसके बाद वहाँ पे मुसलमानों से शहरियत के हकूक छीन लिए जाते हैं, बाबरी मस्जिद को गिराकर वहाँ पर राम मंदिर बनाया जाता है। तो 57 ममालिक के इस ब्लॉक का क्या फ़ायदा? एक मुसलमान मुल्क भी नहीं बोलता। अगर अब भी OIC ने इजलास न बुलाया तो फिर हम अपना ब्लॉक बनाएंगे जिस पर सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिससे सऊदी अरब ने इमरान खान को रोका था। आपको याद होगा कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, इमरान खान और मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने मिलकर एक फ़ैसला किया था कि मुस्लिम ममालिक का एक नया ब्लॉक बनाते हैं जो इस्लाम के लिए आवाज़ उठा सके, जो मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके, जो मुसलमानों पर दहशत गर्दी के लेबल लगे हुए हैं और कोई भी इसकी सफाई देने वाला नहीं है, यानी सिंपल अल्फाज में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ कुछ काम कर सके। और इमरान खान के इस आइडिया की पूरी दुनिया में इमरान खान को बड़ी पजीराई मिली थी कि मुसलमानों का लीडर आ गया है। मलेशिया की सड़कों पर जगह जगह इमरान खान के पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन ऐन वक्त पर सऊदी अरब ने धमकी दी, जिसका तुर्क सदर ने बताया था कि अगर आपने उस इजलास में शिरकत की तो हम आपके स्टेट बैंक से अपने पैसे उठा लेंगे, जिससे पाकिस्तान का दिवालिया होने का ख़तरा था, और जितने भी पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनको वापस भेज देंगे, जिससे कई हज़ार घराने यहाँ पर बेरोज़गार हो जाते और फाकों पर आ जाते। तो इमरान खान जैसे निडर आदमी को भी अपनी कौम की खातिर झुकना पड़ा। लेकिन अब हम इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात को नुकसान पहुँचता है तो फिर पहुँचे, ये कहना था शाह महमूद कुरैशी का, जिसे आम अल्फाज में कहते हैं फिर भाड़ में जाए। अक़वाम मुत्तहिदा इससे बेहतर है। UNO जिसे हम कहते हैं वो मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन वो 3 दफ़ा कश्मीर के मामले पर इजलास बुला चुकी है। 2 दफ़ा उसने रिपोर्ट्स भेजी हैं भारत के ख़िलाफ़, 1 दफ़ा उसने भारत को धमकी आमेज़ ख़त लिखा है। OIC ने क्या किया है जो मुसलमानों की तर्जुमान है? जब इमरान खान की हुकूमत आई तो मुल्क $9 अरब के खसारे में था, $9 अरब की फौरी अदायगियाँ करनी थी। तब सऊदी अरब ने इमरान खान की मदद की थी, स्टेट बैंक में पैसे रखवाए थे ताकि पाकिस्तान दिवालिया ना हो। लेकिन उस पैसे पर हम सऊदी अरब को बहुत सारा सूद देते रहे और हमें उन पैसों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उस पैसे का सऊदी अरब ने पूरा फ़ायदा उठाया। इससे तो फिर IMF और वर्ल्ड बैंक अच्छे हैं, जिनको हम काफिर कहते हैं। और अगर सऊदी अरब पाकिस्तान की थोड़ी बहुत माली इमदाद करता है तो पाकिस्तान भी उसकी इलाकाई सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जिसके पाकिस्तान चार्ज करे तो वो इस इमदाद से कई ज़्यादा बनते हैं। और ये कोई इमदाद नहीं थी, इस पर आप सूद ले रहे थे, ये पैसे आपने वापस लेने थे। अभी हाल ही में जनरल कमर जावेद बाजवा वहाँ गए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ $2 अरब के असलहे की डील की।
جس میں پاکستان کے نئے الخالد 1 ٹینک بھی شامل تھے۔ پاکستان جن جن ممالک کو اسلحہ بیچ رہا ہے ان میں سب سے پہلا نمبر سعودی عرب کا ہے۔ پھر ہمارے آرمی آفیسرز جاتے ہیں وہاں پہ ان کی آرمی کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں سعودی عرب نے ہم سے 25,000 جوان مانگے ہیں کیونکہ ان کو یمن سے خطرہ ہے، ان کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی ہے۔ تو پاک فوج جتنی محبت پاکستان کے ساتھ کرتی ہے اتنی ہی سعودی عرب کے ساتھ بھی کرتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، مدینہ منورہ ہے۔ لیکن سعودی عرب نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے، امریکہ کے اشاروں پر چلا ہے، اور اب بھارت کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اب پاکستان یہ رویہ مزید برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان نے $1 ارب بہت بڑی بات ہے فوری طور پر واپس کر دیا ہے، اور پاکستان اس سے ڈیفالٹ نہ ہو اس لیے چین نے پاکستان کو $1 ارب دیے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سچا دوست۔ اور پاکستان کے اس رویے کے فوراً بعد امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ کیا کیا، اس سے پہلے کہ سعودی عرب کوئی ری ایکشن دیتا پاکستان کو، یہ ہم آپ کو اگلی خبر میں بتاتے ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب پر الزام لگایا ہے کہ چین سعودی عرب کی مدد کر رہا ہے ایٹمی ہتھیار بنانے میں، اور اس کے علاوہ بھی انتہائی خطرناک اسلحہ بنانے میں بھی چین سعودی عرب کی مدد کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی الفاظ اس نے عراق کے لیے بھی کہے تھے، اور اس کے بعد عراق کا کیا حال ہوا تھا۔ اور اس کے بعد CIA کی ایک رپورٹ بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ محمد بن سلمان جمال خشوگی کی مدد کر رہا ہے۔ اس رپورٹ کو بھی ٹرمپ نے دبا کر رکھا ہوا ہے، جب چاہے نکالے گا اور اس بات پر بلیک میل کر سکتا ہے۔ اور اب سعودی عرب کے حالات وہ نہیں رہ گئے، تیل وہاں سے ختم ہونے والا ہے، اور نہ بھی ختم ہو تو تیل کا دور ختم ہونے والا ہے۔ حج عمرے پہ ویسے پابندی لگی ہوئی ہے، اور سعودی عرب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اگر مسلمان ممالک کے ساتھ کھڑا رہے تو مسلمان سعودی عرب کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ امریکہ کا آج تک جس مسلم ملک نے ساتھ دیا ہے وہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ ہم بھی ہوئے تھے، آپ بھی ہو رہے ہیں، اور آگے بھی ہوں گے۔ اور آپ بھارت کا ہاتھ دیکھ لیں، جب سے اس نے روس کا ہاتھ چھوڑ کر امریکہ کا ہاتھ تھاما ہے اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ پاکستان تو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے، امریکہ ڈرتا ہے، اسرائیل ڈرتا ہے، اسرائیل کو پتہ ہے سب مسلمان ممالک کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن اگر سعودی عرب کے ساتھ کچھ کیا تو اس کا بدلہ لینے والوں میں سب سے پہلے پاکستان ہوگا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر۔ بیروت میں ہونے والے حملے کے بارے میں کل ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب اسرائیل انکار کرے گا، مختلف ذرائع سے دنیا کو یہ بتائے گا کہ یہ حملہ اسرائیل نے ہی کیا، لیکن آفیشلی خود انکار کرے گا تاکہ اس کا دھاوا بھی بیٹھا رہے دنیا پر۔ تو آج وہی ہوا۔ صبح سے کہا جا رہا تھا کہ شادی کے لیے فائر ورکس لے جائے جا رہے تھے، ان میں دھماکہ ہوا، مختلف خبریں آ رہی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود آ کر وائٹ ہاؤس سے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایک حملہ تھا، اور وہ ساری تھیوریز دم توڑ گئیں کہ یہ پٹاخے تھے یا جو کچھ بھی تھا۔ ہم نے آپ کو بولا تھا کہ مختلف ذرائع سے اسرائیل یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ یہ حملہ اسرائیل نے ہی کیا۔ تو وہ جو مختلف ذرائع تھے وہ کوئی چھوٹا موٹا ذریعہ نہیں، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ تھا، یعنی اس حملے کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ تو اسرائیل ہی ہے۔ لبنان پر اسرائیل کے علاوہ اور کوئی حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور آج دنیا کے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جاپان میں جو امریکہ نے ایٹمی حملہ کیا تھا اس کا 20% ہمیں یہاں لبنان میں بیروت میں دیکھنے کو ملا۔ یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ 4.5 میگنیچیوڈ کا زلزلہ لا سکتا تھا۔ 250 کلومیٹر تک یعنی سائپرس تک اس دھماکے کی آواز سنی گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ فائر ورکس تھے۔ اور کچھ ہی عرصہ پہلے اسرائیل نے دھمکی بھی دی ہے لبنان کو، اور یہ 2 حملے تھے۔ پہلا حملہ گیبریل اینٹی شپ میزائل آف اسرائیل کی جانب سے کیا گیا، اور دوسرا حملہ F-16 طیاروں سے میزائل داغے گئے جو ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے۔ اس وقت پوری دنیا اس کو ایٹمی حملہ کنسیڈر کر رہی ہے، کیونکہ پورا بیروت گونجا ہے۔ جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے وہ علاقہ راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے، ایمرجنسی نافذ ہے، ہسپتالوں میں مریضوں کی جگہ نہیں ہے، 4000 سے زائد لوگ اس وقت زخمی ہیں، اور خفیہ ایجنسیاں اس بات کو جانتی ہیں کہ 6 کلو ٹن کا اسرائیلی ایٹمی بم استعمال کیا گیا، اور اسے پورٹ کے اوپر فائر کیا گیا اور پورٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔
लुबनान सारा गंदम इंपोर्ट करता है और वहाँ पर उसने सारे का सारा गंदम स्टॉक किया हुआ था। पहले वहाँ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, IMF कर्जा नहीं देता लुबनान को कि आप तो आपस में लड़ते रहते हैं, और अब इन हालात में जहाँ उनकी गंदम जो उन्होंने स्टॉक की हुई थी वो भी ज़ाया हो गई। 5 अरब डॉलर्स का नुकसान बताया जा रहा है, और वहाँ के जो लोग थे वो 90 दिनों तक उन इलाकों में नहीं जा सकते। वहाँ के होटल, हस्पतालें, तमाम इदारे सब कुछ तबाह हो चुका है मुकम्मल तौर पर। ये इसराइल ने दुनिया को बताया कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सच टीवी उर्दू ने आपको हमले के बाद फौरन ही बता दिया था, कल की वीडियो आप उठा के देख लें, कि यहाँ पे हिजबुल्लाह की मिसाइल फैक्ट्री थी, उसको निशाना बनाया गया। उसके बाद आपने मुख्तलिफ कहानियाँ सुनी, कोई क्या कहता रहा, कोई क्या कहता रहा, आखिर बात वहीं आकर रुकी। आप 2018 की नेतन्याहू की UNO की स्पीच उठा के देख लें, इसी जगह को पॉइंट आउट किया था नेतन्याहू ने कि हिजबुल्लाह ये ना समझे कि हमें पता नहीं, ये जगह है जहां पर इन्होंने मिसाइल छुपा के रखे हुए हैं और वो तमाम मवाद इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है जिससे इन्होंने इसराइल को निशाना बनाना है। जो जगह नेतन्याहू ने नक्शे पे पॉइंट आउट करके वहां पे अपनी फिंगर रख के बताई थी, एग्जैक्टली वहीं पे हमला हुआ है। और इसराइल ने यह भी कहा था कि अगर यहाँ पर हमला हुआ तो मिसाइल की एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़र्क आया तो 5 मीटर का फ़र्क आएगा टारगेट में। और ये पॉइंट टूरिज्म पॉइंट था लुबनान के लिए, यही उनकी इनकम का सबसे बड़ा ज़रिया था। अब वहाँ पर कौन टूरिस्ट आएगा? बिजली नहीं है, 3 लाख लोग बेघर हो गए 5 मिनट के अंदर अंदर, राख का ढेर बन गया है। और लुबनान की जो माशी हालत है उसको तो बिल गेट्स खरीद ले आराम से, तो इसराइल के लिए कौन सी बड़ी बात है। इसराइल को ऑफर की गई थी, आप अमेरिका के किसी भी स्टेट पर हाथ रखें, हम आपको वहां पर आपका स्टेट बना देते हैं, यूरोप के भी किसी मुल्क पे हाथ रखें, हम आपको वहां पर आबाद कर देते हैं। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, हमने यहीं पे आना है, इन्हीं रेगिस्तानों में, यहीं पे हमारा मसीहा आएगा, यहीं से हमारा अरूज होगा और हमारा ग्रेटर इसराइल बनेगा। और हमने आपको कल की वीडियो में ये भी बताया था कि अब अरब स्प्रिंग 2 का आगाज हो चुका है। परसों इसराइल में लोग सड़कों पर निकले, एहतजाज हुआ, अब लुबनान में निकलेंगे, इसके बाद मिस्र की बारी आएगी। थोड़े ही अरसे में क्या कुछ हुआ हम आपको सारा सिनेरियो बताते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब में मार्केट में आग लगी, फिर वहाँ की ऑयल कंपनी में आग लगी, कोरिया में आग लगी, और ये तमाम जितनी भी आग लगी पूरा सरार तरीके से लगी जिसका ठीक तरह से पता नहीं लगाया जा सका। फिर कोरोना वायरस आया, वो भी पूरा सरार है। फिर ईरान की एटमी तंसीबात पर पूरा सरार तरीके से हमला होता है, उसकी मिसाइल फैक्ट्री तबाह हो जाती है। फिर ये बैरूत वाला वाक़या लुबनान में जो धमाका हुआ उसको भी 2 ही दिन हुए हैं। उसके बाद कल ही इराक में नजफ में फूड मार्केट में आग लगी, 20 वेयर हाउस जल गए। और फिर कल ही इमारात में भी आग लगी फूड मार्केट में, और सारी की सारी फूड मार्केट राख का ढेर बन गई। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बनें। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।